नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम ब्रिटिश शासन के विस्तार को जानेंगे और ब्रिटिश शासन के विस्तार के अंतर्गत हम अवध के विलय को। तो विद्यार्थियों, इससे जो पूर्व का वीडियो है उसमें हमने अवध के विलय की बात कर ली थी, जिसमें अवध की हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर ली थी और लॉर्ड डलहौजी और अवध के विलय की प्रारंभिक स्थिति को हमने जान लिया था। कर्नल स्लीमैन की रिपोर्ट को जान लिया था, ऑट्रम की रिपोर्ट को जान लिया था। इसके बाद हम बात करते हैं, अब हमारी अगली बात यहाँ पर होनी थी वो थी डलहौजी की कूटनीति की। किस प्रकार डलहौजी ने जो चाल चली जिसके माध्यम से अवध का विलय हुआ। तो हम डलहौजी की कूटनीति की विद्यार्थियों हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो लॉर्ड डलहौजी था उसके प्रारंभ से ही ये पॉलिसी थी कि वो अपने दिल से, या दूसरे शब्दों में कि वो अंतःकरण से अवध को हड़पना चाहता था, लेकिन कभी भी उसने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करी या ऐसी कोई भावना प्रदर्शित नहीं करी जिसके माध्यम से ये क्लियर सभी लोगों को पता चल जाए कि वह अवध को हड़पना चाहता था। लेकिन उसने एक माध्यम चुना, कर्नल स्लीमैन की रिपोर्ट और कर्नल ऑट्रम की रिपोर्ट। इन रिपोर्ट के आधार पर कंपनी के जो संचालक मंडल है उसको उसने संतुष्ट करने का प्रयास करा कि अवध पर कंपनी का अधिग्रहण हो जाना चाहिए, क्योंकि अवध के अंतर्गत ऐसी स्थिति नहीं है कि वह जो नवाब है उसका जो आक्रमणीयता को देखते हुए कि शासन वहाँ पर उसका चले। तो उसके लिए उसने विद्यार्थियों सबसे पहले क्या करा, उसने जो 1801 की जो संधि है उसने उसको भंग करने का क्या करा, सबसे पहले प्रयास करा। तो भंग करने के लिए उसने क्या करा कि इस संधि से क्या है, उसने कहा कि नवाब ने जो है उचित ढंग से शासन करने का जो आश्वासन दिया था उस आश्वासन को पूर्ण नहीं किया गया है, और विगत जो 50 वर्ष है उसमें संधि की शर्तों का पालन नहीं किया गया है। अतः जो है नवाब से क्या करना चाहिए, नई संधि करनी चाहिए और नई संधि के अनुसार प्रशासन का संपूर्ण कार्य जो है वो कंपनी को सौंपा जाए। यानी कि जो पहले की जो संधि चल रही थी लॉर्ड वेलेस्ली के साथ जो की गई संधियाँ थी, उन संधियों के हिसाब से जो है पूर्णतया उसको समाप्त कर दी जाए और नई जो संधि थी उसके आधार पर ये निर्णय लिया जाए कि जो प्रशासन का जो संपूर्ण कार्य है वो कंपनी देखे, क्योंकि वाजिद अली शाह अवध का शासन चलाने में क्या है, समर्थ नहीं है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत क्या हुआ, जो अवध का नवाब था, हमने पहले भी आपको बताया था कि वाजिद अली शाह उसको कभी भी ऐसा एहसास नहीं था, क्योंकि वो कंपनी के प्रति स्वामी भक्त था, उसे कंपनी के ऊपर विश्वास था कि उसके साथ ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए उसने क्या करा कि नवाब ने जो नई संधि हुई जिसके तहत उसके पास बिल्कुल भी शक्ति नहीं हो गई थी, नहीं बची थी, लगभग वो शक्तिहीन हो चुका था, इसलिए उसको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसे औपचारिक अधिकारी प्राप्त हो गए थे और वास्तव में डलहौजी ये दिखावा चाहता था कि केवल वो उसको सौंप दे, लेकिन अवध को वो पूर्णतः हड़पना चाहता था, ऐसा उसका विचार था। इसलिए उसका कहना था कि यदि अवध है वो ब्रिटिश शासन में मिल जाएगा तो लोगों को स्वच्छ प्रशासन मिल जाएगा, और कंपनी का भी ये दायित्व है कि जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रही है वहाँ पर वो स्वच्छ प्रशासन दी। किंतु वाजिद अली शाह उसको ये संधि पसंद नहीं आई, क्योंकि वह नाम मात्र का नवाब बनने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसने कंपनी के विरुद्ध क्या करना शुरू कर दिया, निष्क्रिय विरोध करना शुरू कर दिया गया। इसके अलावा वह उसको उम्मीद थी कि डलहौजी उसकी बात को सुनेगा, इसलिए उससे मिलने के लिए वो कलकत्ता भी चल गया। तो सोचा कि शायद गवर्नर को मुझ पर दया आ जाए, लेकिन जो डलहौजी है उसने जो है एक घोषणा कर दी, और घोषणा के पश्चात उसने कहा कि अवध के राज्य को कंपनी में क्या किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि जो डलहौजी है उसने तर्क दिया कि कंपनी है वो अवध में जो कुशासन हो रहा है उसको मूक दर्शक की भांति नहीं देख सकती है, उसको सहन नहीं कर सकती है। इस प्रकार अवध के राज्य का जो है उसने विलय कर दिया। तो विद्यार्थियों, कई बार ये कंपटीशन में पूछा भी जाता है कि कुशासन का आरोप के माध्यम से कौन सा जो है क्षेत्र है या कौन सा जो राज्य है वो मिलाएगा। देखिए, जो ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ था उसके अंतर्गत
अलग अलग कारणों से जो रियासतें हैं और राज्य हैं उनका ब्रिटिश शासन में विस्तार किया गया। कुछ को तो अंग्रेजों ने आक्रमण के माध्यम से अधिग्रहण कर लिया, कुछ पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके, और कुछ अपनी नीतियों तथा संधियों के माध्यम से उन्होंने जो है उसको ब्रिटिश शासन के अंतर्गत लेकर के आए। तो अवध के अंतर्गत सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कुशासन के आरोप के अंतर्गत कौन सा राज्य या कौन सी रियासत थी या कौन सा क्षेत्र था वह उसमें मिलाया गया। तो आंसर उसका होगा विद्यार्थियों अवध। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों कि अब डलहौजी के द्वारा जो है उसका विलय कर लिया गया। अब हम बात करते हैं कि क्या जो अवध का जो विलय हुआ वह क्या औचित्यपूर्ण था। विद्यार्थियों 200 शब्दों में जो आरेस है उसमें पूछा गया प्रश्न है, या फिर 200 शब्दों में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, या 50 शब्दों के अंतर्गत लघुतरात्मक प्रश्नों के अंतर्गत भी इस प्रश्न की पूछने की संभावना है। और 2 नंबर के लिए हमने आपको पूछा कि डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है विद्यार्थियों आपके बीए फाइनल ईयर के अंतर्गत कि जो आपका पेपर फर्स्ट है उसके अंतर्गत कि कौन सा जो राज्य था वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कुशासन के आरोप में लगाया गया। प्रश्न यहाँ बन सकता है। इसके अलावा पूछ सकते हैं कि जब अवध का विलीनीकरण हुआ तत्समय अवध का नवाब कौन था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आरएस में पूछा गया है कि जब अवध का विलीनीकरण हुआ तब तत्कालीन भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तब लॉर्ड डलहौजी इसका उत्तर आएगा। तो विद्यार्थियों ये हमने जो बताया उसके अंतर्गत आप उसको जो है शॉर्ट के अंतर्गत, या हम कहें कि कर्नल स्लीमैन की रिपोर्ट का संबंध किस से है, अवध से है या पंजाब से है या जो है अफगानिस्तान से है, सिंध से है, मैसूर से हैं, सिखों से हैं, मराठाओं से, ऐसा ये प्रश्न में ऑप्शन में दिया जा सकता है। या कर्नल ऑट्रम की रिपोर्ट क्या थी, छोटे में 2 नंबर के जो है प्रश्न उसमें पूछ सकते हैं कि कर्नल स्लीमैन की रिपोर्ट क्या थी या ऑट्रम की रिपोर्ट क्या थी। विद्यार्थियों ये हमने प्रश्नों की चर्चा कर ली है। अब हम अंत में अवध के विलय की औचित्य की बात कर लेते हैं। तो डलहौजी ने अवध का विलय है जो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, और ये घोषणा उसने कर दी थी कि जो है कंपनी है वो अवध में जो कुशासन हो रहा है उसको नहीं देख सकती है, नहीं सहन कर सकती है, और मूक दर्शक के भांति उसको नहीं देख सकती है, अतः उसको उसमें मिलाया जाना चाहिए। किंतु जो डलहौजी है उसके इस कथन में पूर्णतः सत्यता नहीं है, क्योंकि कंपनी द्वारा जब अवध का अधिग्रहण कर लिया जाता है उसके पश्चात भी अवध की जो प्रशासन है उसमें किसी प्रकार का विशेष या उसको सुधारने में कोई कंपनी के द्वारा प्रयास नहीं किया जाता है। ये केवल जो है डलहौजी का है बहाना मात्र था कि अवध के अंतर्गत प्रशासनिक स्थितियाँ सही नहीं है। तो इस जो बात है उसको पूर्णतः खंडन कर दिया जाता है। ये बात हो गई नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि जो अवध का जो राज्य है कलकत्ता और लाहौर के बीच में जो आवागमन है उसके अंतर्गत जो है मध्यम मार्ग के रूप में ये मध्यस्थता का कार्य करता है कि कलकत्ता से अगर कोई व्यक्ति लाहौर जाना चाहता है या लाहौर से कलकत्ता जाना चाहता है तो बीच के अंतर्गत उसे अवध से होकर के गुजरना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी चाहती थी कि अवध को हड़प लिया जाए ताकि उत्तर भारत पर क्या हो गया कंपनी का जो अधिकार है वो प्रत्यक्ष रूप से हो जाए। यानी कि कुल मिलाकर के जो अवध का जो विलय था उसमें कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त करने की आशा थी। अवध के अधिग्रहण का कोई कारण विद्यमान नहीं था। ऐसी स्थिति में उसने एक स्थिति बनाई कि अवध के अंतर्गत कुशासन लाया जाए। और दूसरी पश्चात कि यदि अवध की जो प्रजा है वो प्रशासन से असंतुष्ट होती, अगर इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी विदेशी शक्ति द्वारा प्रशासन ग्रहण करना नैतिक दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति होती तो जब 1857 का जब विप्लव होता तो जो जनता थी वो नवाब के विरुद्ध भाग लेती, ना कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध। जबकि अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो जनता थी उसने सक्रिय रूप से भाग लिया। अगर अवध में कुशासन होता या ऐसी स्थिति होती तो जनता उसमें भाग नहीं लेती। तो जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध उसमें सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती। हाँ, ये सही है कि अवध में कुशासन था,
लेकिन इसके लिए नवाब जिम्मेदार नहीं था, उसके लिए जिम्मेदार अंग्रेज स्वयं थे, क्योंकि अवध के प्रशासन में सुधार इसलिए नहीं हो सका कि अवध के नवाबों को अंग्रेजों का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1798 से लेकर के आगे तक जो कंपनी है उसका अधिक से अधिक हस्तक्षेप हो जाता है। जो संधियां हैं जिनके माध्यम से वो ठीक ढंग से नवाब है कार्य नहीं कर पाते हैं, तो अवध के अंतर्गत जो कुशासन चल रहा था उसका आधार एकमात्र नवाब नहीं था। हालांकि कुछ कमियां नवाब की भी थी, लेकिन उसमें उसको सुधार करने का, प्रशासन में सुधार करने का अंग्रेजों का भी दायित्व था। दूसरा एक बात हम अन्य बात हम एक ये भी कहें कि अवध की जो तात्कालिक परिस्थितियां थी, जबकि वहाँ के वास्तविक शासक अंग्रेज बन गए थे, तथा जो आंतरिक प्रशासन के अंतर्गत जो रेजिडेंट थे वो मनमाना हस्तक्षेप करते थे, और अवध के शासन में उस समय तक कोई सुधार संभव नहीं था जब तक अंग्रेज नवाब का सहयोग न करे। तो विद्यार्थियों ये चीज़ आप अच्छे से जान ले कि क्योंकि प्रशासन के अंतर्गत कोई डिसीजन लेना था तो रेजिडेंट उसके अंतर्गत हस्तक्षेप करता था, और नवाब जो है अंग्रेज शासकों के सहयोग के बिना कार्य नहीं कर सकता था। अतः वास्तव में जो अंग्रेज हैं अवध के शासन में सुधार करने की उनकी इच्छा ही नहीं थी, वरन शासन की खराबी को जो अवध राज्य को अंग्रेज राज्य में मिलाने का आधार बनाना चाहते थे। वो तो केवल ये चाहते थे कि कैसे न कैसे करके अवध का विलीनीकरण हो जाए, लेकिन जो अंग्रेजों ने जो कोशिश बनाई, जो आधार दिया जो डलहौजी ने में, वो पूर्णतः अनौचित्यपूर्ण था। अतः ये स्पष्ट है कि जो अवध का जो अधिग्रहण है वो औचित्यपूर्ण नहीं था। इस प्रकार इसका जो प्रश्न है विद्यार्थियों, उसके अंतर्गत अवध के अगर हम विलीनीकरण का औचित्य पूछेंगे तो आपको उसको पूर्णतः इसको नकार देना है, और उसके जो आधार है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है।